नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पॉलिटिक्स पीटी की जो तैयारी है अच्छा चल रही हो। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पर हम आपकी रेगुलर बेसिस पर यूपीटीपीएससी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। और वीडियोस पसंद आ रही है वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमने आपके लिए यूपीटीपीएससी पीटी के रिलेटेड जो सब्जेक्ट वाइज क्लास है प्लेलिस्ट उसकी बना दी है अपने चैनल पर, तो आप जाके चैनल पर विजिट करके उसको अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कंप्लीट तैयारी है पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे हम आज की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है इसमें आपके देखिए जीके जीएस के क्वेश्चन है, तो क्लास में बने रहिए और क्वेश्चन अटेंड करके आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए देखते हैं। अब प्रैक्टिस सेट से आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ए, पहले क्वेश्चन पे आंसर देने की कोशिश की, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, बताइए। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया आप लोग इस पर सही कर लीजिए। साल के वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे पे बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या होगा साथियों। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय प्राप्त की थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ, बताइए। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। तो उड़ीसा में, ठीक है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग, वर्तमान में जिसको उड़ीसा उड़ीसा कहते हैं, उस पर विजय थी, जो कि अशोक के जीवन काल की महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुई थी। कलिंग युद्ध तो ईस्वी सन 261 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, याद रखिए 261 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए तीसरे बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कौन से ईस्वी पूर्व में गुजरात का विस्तार किया था, बताइए। गुजरात तक विस्तार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कौन सी ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर दिया था, बताइए, बताने की कोशिश की, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 390 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था, तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा 390। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है, इस पे बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आ, किस ईस्वी से किस ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में माना जाता है, बताइए। किस अवधि मतलब कब से कब के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी पूर्व को जो अवधि थी इसको दिल्ली सल्तनत के रूप अवधि के रूप में माना जाता है, जो आपका शुरुआत हुआ मुगल वंश से और खत्म हुआ था आपका लोधी वंश पे, ठीक है। 1206 में मुगल वंश से शुरुआत हुआ था और 1526 ईस्वी में लोधी वंश के साथ खत्म हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। तो पाल वंश, ठीक है।
जो पाल वंश था आपका दक्षिण भारत से संबंध नहीं रखता था, तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। बाकी जो सातवाहन, पांडव और पल्लव थे ये सभी दक्षिण भारत से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठे में बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी उसके वजह से आपका जो एंग्लो मैसूर का तृतीय युद्ध था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये हुआ था आपका मैसूर के राजा शासक जो टीपू सुल्तान थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था 1789 ईस्वी में। 1789 से 1792 ईस्वी के दौरान हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और इस युद्ध में जो मराठों वो हैदराबाद को जो निजाम ने अंग्रेजों के साथ दिया था, ठीक है, याद रखिए, मराठों ने और जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साथियों बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत किस ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, बताइए। भारत किस ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो 1858, ठीक है, भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट हो जाएगा। जो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। महारानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में भारत की महारानी घोषित किया गया था। यह ब्रिटिश साम्राज्य भारत में वर्ष 1947 तक चला था, याद रखिएगा, 1947 तक, 1858 से 1947 तक चला था है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वें पे आंसर दीजिए आप सही का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, अभी आपको बताया गया। किस ईस्वी में आपका जो इंग्लैंड की महारानी थी और उसको भारत की महारानी घोषित किया गया था। अठारह में बताया गया था, अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन जब एक्सप्लेन करते हैं उसके बीच में आपको बताया था। 1876 में जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उनको भारत की महारानी घोषित कर दिया गया था। तो 1876 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है आपका। नंबर पर बताने की कोशिश की आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था, तो बताइए इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नक्सलवाड़ी विद्रोह था वो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर है। नक्सलवाड़ी विद्रोह आपका जो था ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। तो सर बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। होम रूल लीग के संस्थापक कौन है, बताइए। होम रूल लीग के संस्थापक कौन है आपके। तो होम रूल लीग के संस्थापक आपको एनी बेसेंट को माना जाता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया, तो आपका राइट आंसर है एनी बेसेंट। इस जो आंदोलन का उद्देश्य था आपका स्वराष्ट्र को प्राप्ति था, परंतु इस आंदोलन में शस्त्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा नाम जो है नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र, बताइए।
कौन सा नाम है जो ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे जो ABC दिया गया इंडिया, आपका राइट आंसर होगा। इंडिया नाम जो है ग्रीक भाषा से आया जिसका अर्थ था सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारह बताइए आपसे का सही उत्तर क्या है। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे और क्या कहा जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। भारत के उत्तर के 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे और क्या भी कहा जाता है, बताइए। तो उसको आपका शिवालिक रेंज कहा जाता है। ठीक है, जो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग है, पहाड़ी हिमालय है, उसे आपका शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 13 नंबर है, इस पे आंसर देने की कोशिश का सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जिसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो उसकी राजधानी आपकी शिमला है। और वहीं आपकी जो उसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला को भी माना जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जापान की सहायता से निर्मित पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। जापान की सहायता निर्मित पाइथन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी गई है, तो बनाए कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोदावरी नदी पर। ठीक है, बनाया गया आपका जायकवाड़ी जो पाइथन जायकवाड़ी जो जल विद्युत परियोजना है आपकी बनाई गई है गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 15 बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्धि कौन सी मिट्टी से बना है, बताइए। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्धि मिट्टी कौन सी मिट्टी से बना है। शुष्क काली कछाड़ी या लाल। तो कछारी मिट्टी से बना है। ठीक है, उपजाऊ गंगा का जो मैदान है समृद्धि वो कछारी मिट्टी से बना है, तो ऑप्शन में यहाँ पे सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 में बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत की स्टैंड अप योजना का उद्देश्य है क्या, बताने की कोशिश कीजिए। भारत की स्टैंड अप योजना का उद्देश्य क्या है। भारत में सभी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है आपका कम आय वाले समूहों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी दिया गया आपका शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देना। स्टैंड अप योजना का उद्देश्य क्या है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखिएगा स्टैंड अप का जो है आपका योजना था ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन यहाँ पे बी ऐड कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है। पता है आप सभी का सही उत्तर क्या आ जाएगा। इसे भारत सरकार द्वारा भुगतान को आसान बनाने के लिए भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है, बताइए। इसे भारत सरकार द्वारा भुगतान को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली की शुरू की गई है। तो भारत QR कोड। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जल संसाधन नदी विकास और गंगा का कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है, बताइए। जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र
किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? तो स्वच्छ गंगा फंड, ठीक है। आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 1900, बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। इसे बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसको एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया है, बताइए। किसको एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया है? विषय बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं हम, उसको आपका माना गया है एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत। तो ऑप्शन आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। हिंदी में इसको वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं और इंग्लिश में आपका इसका नाम है जीएसटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर पे आंसर दीजिए, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई गवर्नेंस क्या है, बताइए। ई गवर्नेंस आपका क्या होता है? ई गवर्नेंस क्या है? तो प्रौद्योगिकी संचालित शासन, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस यानी कि प्रौद्योगिकी संचालित शासन आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर इस पे ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 22 बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था, बताइए। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो चीन को, ठीक है। चीन को आपका मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था। तो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 बताइए आपसे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? ये भी आपको कराया गया पॉलिटी की क्लास में, ठीक है। बताने की कोशिश कीजिएगा। वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द थे जो जोड़े गए थे? समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, ये दो दो शब्द थे आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ था उसमें जोड़े गए थे, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 बताइए आप सभी का सही उत्तर। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे, बताइए। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव भारत की स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता आपके थे। राष्ट्रीय जो प्रतिज्ञा आपकी होती है जो बुक के आगे लिखी गई थी उसकी देखिए कौन थे रचयिता। पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव। आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, बताइए। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया था। तो ऑप्शन है जो यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 जुलाई 1947। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 में बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु की गति मापने का यंत्र क्या है? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एनीमीटर, बैरोमीटर, इन चारों में से कौन सा है जिससे वायु की गति मापी जाती है? ठीक है, तो एनीमीटर द्वारा, ठीक है।
एन मीटर तो जो वायु की गति है वो मापी जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 बताया आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं, बताइए। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर। पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है उसको, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती है उनको, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो बी दिएगा आपका, इस पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 28 बताया सभी का सही उत्तर क्या जाएगा। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है। तो Na यानी कि निकिल होता है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकिल होता है उसमें, Na। ऑप्शन आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। 29 पे बताया जाएगा सही उत्तर क्या होगा। ब्रीसाइड यानी कि टेस्टिज द्वारा स्रावित नर लिंग हार्मोन्स कौन सा है, बताइए। ब्रीसाइड यानी कि टेस्टिज द्वारा स्रावित नर लिंग हार्मोन्स कौन सा होता है। टेस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रोजन। आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्टिस जो स्रावित नरलिंग हार्मोन्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। तो ये पे आप लोग टिक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो आपका ए दिया गया एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन और जो प्रोस्टेरोन होता है, मादाओं द्वारा आपका अंडाशय से स्रावित होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे तो याद रखिएगा, क्या क्या होता है। एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन, ये तीनों के तीनों है जो मादाओं के अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला आपका हार्मोन्स होता है। और जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है ये टेस्टिस द्वारा स्रावित नरलिंग चपड़ा हार्मोन्स होता है, स्रावित होता है। चलिए आपका आखिरी क्वेश्चन, इस पे आंसर दीजिए। आपसे सही उत्तर क्या हो जाए। एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित में से एक उदाहरण कौन सा है। पपीता, गुड़हल, सरसों या मटर। तो यहाँ पे पपीता होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके मैं बताइए। बाकी आपसे मेरे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और वीडियोस पसंद है वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।